आपके गांव मोहल्ले में किसी दिन एक आदमी आता है। वो आपसे कहता है कि वो गरीब परिवार से पला बड़ा है, उसने बड़ी कठिनाइयां झेली हैं और अब वो जिंदगी भर गरीब बच्चों की मदद करने के लिए अपना सब कुछ लगाने जा रहा है। लोग उसे पैसा देते हैं, विदेश से भी उसको पैसा आता है, फॉरेन फंडिंग मिलती है लाखों और करोड़ों रुपए में। और एक दिन पता चलता है कि वो आदमी न खुद गरीब है, न कभी उसने गरीबी देखी, और जो पैसा आया था वो गरीब बच्चों तक कभी पहुंचा ही नहीं। तो बड़ा सवाल ये नहीं कि उसने ऐसा कहकर आपको धोखा क्यों दिया, बड़ा सवाल ये है कि इतने सालों तक किसी ने उसे आखिर पूछा क्यों नहीं कि तेरा मकसद क्या है। आज हम ऐसे ही एक आदमी के बारे में बात कर रहे हैं। इसका नाम है आर्च बिशप जोसेफ डिसूजा। एक ऐसे आदमी के बारे में जिसने दलित मुक्ति के नाम पर एक ऐसा एम्पायर खड़ा किया जिसकी नींव में थे फर्जी बिल, शेल कंपनियां और करीब 300 करोड़ का फॉरेन मनी, विदेशी फंड। तो देखते हैं जोसेफ डिसूजा की पूरी क्रोनोलॉजी क्या है और उसका मकसद क्या है। जब भी जोसेफ डिसूजा किसी अमेरिकी चर्च कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं या किसी यूरोपियन मानवाधिकार मंच पर जाते हैं तो वो खुद को एक खास तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं। वो नैरेटिव ये है कि वो एक शोषित पिछड़े वर्ग से आते हैं जिन्होंने खुद कई किस्म की गरीबी और कष्ट भोगे हैं, कठिनाइयां भोगी हुई हैं। सोचिए कितनी ताकत है इस नैरेटिव में। क्यों? क्योंकि अगर आप खुद विक्टिम रहे हों तो आप पर आसानी से भरोसा किया जा सकता है, और इस भरोसे से आता है विदेशी चंदा, फॉरेन फंडिंग। लेकिन दस्तावेज क्या कहते हैं? जोसेफ डिसूजा कभी किसी गरीब परिवार में पैदा ही नहीं हुए। वो कर्नाटक के मूडुबेले के एक परिवार से आते हैं जिसकी फैमिली ट्री गोवा के गौड़ सारस्वत ब्राह्मण से जुड़ती है। पुर्तगाली शासन के दौरान इस परिवार को फोर्सिबली कन्वर्ट किया गया था। बाद में फैमिली कर्नाटक में समुद्र के किनारे आकर के रहने लगी और 19वीं-20वीं सदी में सामाजिक और औपनिवेशिक फायदों के लिए इसने अपना सरनेम बदल करके कर दिया था डिसूजा। यानी ये पीढ़ियों से ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, अपर कास्ट बैकग्राउंड से आते हैं और इन्होंने खुद कभी किसी जाति आधारित शोषण का भी सामना नहीं किया, जैसे कि एक नैरेटिव फैलाया जाता है भारत के बारे में। वो खुद एक इंटरव्यू में कबूल करते हैं कि बचपन उन्होंने ईसाई घिटोज में बिताए, यानी ईसाई प्रिविलेज बस्तियों में जो चारों तरफ से गरीब दलित आबादी से घिरी रहती थी। इसका मतलब ये है कि वो उस आबादी के बीच से नहीं थे बल्कि उस आबादी के ऊपर से थे। तो दलित का दर्द जानने वाला मास तो यहीं पर उतर जाता है। इसके बाद इनकी शिक्षा देखिए। इन्होंने कर्नाटक यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया, फिर फिलीपींस के एशियन थियोलॉजी सेमिनार से कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया और फिर उन्हें एक सेमिनार से मानद डॉक्टर ऑफ डिवाइनिटी की डिग्री मिली, जो इस तरह के नेटवर्क्स में एक कॉमन तरीका है अपना रुतबा बढ़ाने का, ताकि सही समय आने पर उन्हें सही जगह पे प्लांट किया जा सके। अब इनके संगठनों का जाल देखिए, इनका नेटवर्क, इनका बिजनेस कैसे बढ़ता चला गया इनकी एकेडमिक्स के बाद। जब जोसेफ का रुतबा बढ़ा दिया गया तब अगला स्टेप आया इन्हें संगठनों से जोड़ने का, इनकी जड़ें मजबूत करने का और इन्हें प्लांट करने का। और असली खेल समझने के लिए इनके इसी संगठनों के नेक्सस को, इस ढांचे को समझना जरूरी है। जोसेफ डिसूजा ने अपने करियर की शुरुआत ऑपरेशन मोबिलाइजेशन यानी OM इंटरनेशनल से की, जो एक बड़ा ग्लोबल मिशनरी नेटवर्क है। ये यूके में रजिस्टर्ड है और वो इसकी भारतीय विंग के OM इंडिया के CEO बने 2002 में। इंटरनेशनल वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन तक भी पहुंचे जोसेफ डिसूजा, और फिर 2014 में एक स्ट्रेटेजिक मूव हुआ। OM इंडिया ने टेक्निकली अपनी इंटरनेशनल पेरेंट बॉडी से खुद को किनारे दिखाने का नाटक किया। क्यों? ताकि इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज की जांच से वो बच सकें। इसका नया नाम रख दिया गया गुड शेफर्ड चर्च ऑफ इंडिया। इसके जरिए पूरे भारत में चर्चेज और स्कूल का एक पैरेलल नेटवर्क खड़ा कर दिया गया जो डायरेक्टली विदेशों से फंडिंग लेता था। लेकिन असली इंटरनेशनल मनी मशीन थी डिग्निटी फ्रीडम नेटवर्क यानी DFN। 2002 में जोसेफ डिसूजा ने अमेरिका में दलित फ्रीडम नेटवर्क को फाउंड किया। बाद में जब ये नाम इंडियन एजेंसी के रडार पर आने लगा तो इसका नाम बदल करके डिग्निटी फ्रीडम नेटवर्क कर दिया गया। आज ये नेटवर्क USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और UK में एक्टिव है। इन देशों की वेबसाइट्स पर इंडिया की एक ऐसी तस्वीर बेची जाती है जो बेसिकली एक हॉरर स्टोरी है। और ये वेबसाइट पर देखिए आप मजेदार बात, आप इसको इंडिया में एक्सेस नहीं कर सकते हैं। आपको VPN लगाना होगा अमेरिका या किसी विदेश का, वहां से आप इस वेबसाइट को देख सकते हैं। दलितों पर जुर्म, ईसाइयों पर हमले, सरकारी उत्पीड़न, और इस तस्वीर को देखकर विदेशी डोनर्स पैसे भेजते हैं ये सोचकर कि वो किसी की मदद कर रहे हैं। और फिर उस मदद के नाम पर क्या खेल होता है, मदद के नाम पर आने वाले पैसे जाते कहाँ हैं, ये हम आगे देखेंगे इस वीडियो में। तेलंगाना CID और ED ने जब इस पूरे नेटवर्क की जांच की तो जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। जोसेफ डिसूजा और उनके बेटे जोश लॉरेंस डिसूजा ने गरीब बच्चों की मुफ्त शिक्षा और सोशल वेलफेयर के नाम पे विदेशों से आए करीब 300 करोड़ को फेक इनवॉइसेस, शेल कंपनीज और डमी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए पर्सनल बैंक अकाउंट्स, फिक्स डिपॉजिट और लग्जरी रियल एस्टेट में डाइवर्ट कर दिया। कई एसेट खड़े कर दिए उस पैसे से। और अब इस घोटाले की हर लेयर को हम समझते हैं। घोटाला नंबर 1, 2004 का सुनामी रिलीफ फंड।
दिसंबर 2004 की बात है। हिंद महासागर में आई भीषण सुनामी ने तटीय इलाकों में तबाही मचाई। हजारों मछुआरे बेघर हो गए थे। इस ट्रेजेडी को देख करके विदेशी डोनर्स ने पैसे भेजे। जोसेफ डिसूजा के नेटवर्क को इस काम के लिए विशेष तौर पर 4 से 5 करोड़ रुपए का फंड मिलता है, मछुआरों के घर बनाने के लिए, उनकी नावें खरीदने के लिए। और जांच में पाया गया कि जमीन पर कभी कोई काम मछुआरों के लिए हुआ ही नहीं। जोसेफ के नेटवर्क ने ऐसे वेंडर्स और कंपनीज के नाम पर फेक बिल्स बनाए जो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। इन फर्जी बिलों के जरिए पूरी रकम निकाल ली गई। एक तरफ सुनामी विक्टिम्स अपने घरों का इंतजार करते रहे, दूसरी तरफ डिसूजा नेटवर्क के अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर होते रहे। घोटाला नंबर 2, बाइबल बेच करके करीब 10 करोड़ रुपए का कमर्शियल प्रॉफिट कमाए साहब। इस नेटवर्क को विदेशों से करीब 6 करोड़ का फंड मिला एक खास मकसद के लिए। और ये मकसद क्या था? इंडिया के रूरल ग्रामीण इलाकों में या ट्राइबल एरियाज में फ्री बाइबल को भेजना, क्रिश्चियन ईसाई लिटरेचर को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम इसको मिला था। डिसूजा ने यहाँ पे कलाकारी की। उसने OM बुक फाउंडेशन नाम की अपनी कमर्शियल एंटिटी बनाई। फ्री डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मिले पैसों से बाइबल प्रिंट्स की गई, लेकिन फ्री देने के बजाय उन्हें उस फाउंडेशन के जरिए मार्केट में और भी ऊंची कीमतों पर बेचा गया। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? मुफ्त की मटेरियल से करीब 10 करोड़ रुपए का अनऑथराइज कमर्शियल प्रॉफिट। FCRA रूल्स और टैक्स लॉ की तो धज्जियां उड़ा दी साहब ने। तीसरा घोटाला देखिए, जोगिनी के नाम पे बच्चों का इस्तेमाल। जोगिनी के नाम पर जब बच्चों का इस्तेमाल किया गया, इस पूरे नेटवर्क का सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट यही है। जोगिनी या देवदासी, इस प्रथा को बदनाम करने के लिए एक नैरेटिव बनाया गया ब्रिटिश टाइम्स से कि हिंदू मंदिरों में महिलाओं का यौन शोषण होता है, उनका उत्पीड़न होता है और इसे देवदासी प्रथा कहते हैं। ऐसा इन्हीं क्रिश्चियंस ने, इन्हीं ब्रिटिशर्स ने प्लांट किया था नैरेटिव। इस नैरेटिव के जरिए डिसूजा ने विदेशी पैसे कमाए। डिसूजा के नेटवर्क्स ने विदेशी डोनर्स को इमोशनली मैनिपुलेट करने के लिए अपने गुड शेफर्ड स्कूल में पढ़ने वाले सामान्य और गरीब बच्चों की फोटोएं खींची और वो फोटो भेज दिया करता था विदेशी फंड देने वालों को। इन बच्चों को इंटरनेशनल डोनर्स के सामने जोगिनी यानी कथित रूप से सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेड देवदासियों की संतानें ये बता करके प्रेजेंट किया गया। डोनर्स को बताया गया कि इन बच्चों को नरक से बचाने के लिए फंड की जरूरत है, तब जाकर के उनकी मदद हो पाएगी और इनको हिंदू परंपराओं की वजह से नरक जीना पड़ रहा है। और इस तरह से प्रति बच्चा $27 से $33 हर महीने एक एक्स्ट्रा डोनेशन इनसे ऐंठा गया था। ये मैं तब की बात बता रहा हूँ आपको, जो डायरेक्टली डिसूजा और उनके परिवार के निजी ट्रस्ट में जाता था। ये बच्चों को कभी मिला ही नहीं। जरा सोचिए आप, बच्चे स्कूल जा रहे थे, पढ़ रहे थे, उनके पेरेंट्स भी नहीं जानते थे कि विदेशों से उनके बच्चों को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, उनके नाम पे पैसा ऐंठा जा रहा है और उनके नाम पर हर महीने डॉलर्स आ रहे हैं, जिससे डिसूजा जम करके पैसा बना रहा है। घोटाला नंबर 4 देखिए, फ्री एजुकेशन पर भी इसने झूठ बोला। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर DFN का दावा था कि हम भारत में दलित बच्चों को 100% मुफ्त शिक्षा, हॉस्टल्स और फूड देते हैं। इसी क्लेम के आधार पर हर साल करोड़ों रुपए विदेशों से आते थे। और ग्राउंड रियलिटी क्या थी? ग्राउंड रियलिटी ये थी कि गुड शेफर्ड स्कूल में गरीब स्टूडेंट से ट्यूशन फीस, यूनिफॉर्म फीस और बस फीस सब कुछ वसूला जा रहा था। इतना ही नहीं, भारत सरकार के राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंडर जो रिम्बर्समेंट मिलता था, यानी सरकारी पैसे, उसे भी स्कूल के ऑडिट बुक से गायब करके प्राइवेट अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया गया। एक तरफ विदेशी डोनर्स को बताया जा रहा था कि भारत में बच्चों की पूरी देखभाल की जा रही है जो यहाँ प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं किसी वजह से, अपने सोशल स्ट्रक्चर की वजह से, और दूसरी तरफ उन्हीं बच्चों के गरीब माता पिता फीस भर रहे थे और गवर्नमेंट का पैसा भी वहीं जा रहा था। डबल डिपिंग का परफेक्ट एग्जाम्पल। घोटाला नंबर 5 देखिए इस आदमी का। FCRA बैन के बाद भी पीछे के दरवाजे से पैसा आता रहा, बैकडोर मनी। अब आते हैं जोसेफ डिसूजा के सबसे लेटेस्ट जख्म पर। जब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने FCRA वायलेशन के कारण इनके मेन ऑर्गेनाइजेशन का लाइसेंस सस्पेंड और कैंसिल किया, तो ये नेटवर्क रुका नहीं। डिसूजा ने अपनी कमर्शियल कंपनी OM बुक फाउंडेशन का इस्तेमाल किया, विदेशों से अपनी ही डमी ऑर्गेनाइजेशन को प्रिंटिंग और पब्लिशिंग के फेक हाई इन्फ्लेटेड इन्वॉइसेस भेजे। कमर्शियल ट्रेड की आड़ में बैंड फॉरेन फंड्स को भारत में लाना इस तरह से कंटिन्यू किया गया। FCRA पर बैन का पर्पस था विदेशी पैसों से इंडिया में फॉरेन इन्फ्लुएंस को रोकना। उस लॉ को बाईपास करने के लिए फेक बुक इन्वॉइसेस भेजे जा रहे थे। ED की कार्रवाई देखिए, 15 करोड़ की संपत्तियां जब्त की गई। PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच में ED ने पाया कि इन घोटालों से कमाया गया पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया गया था, यानी प्रॉपर्टीज खरीदी जा रही थी, जमीन खरीदी जा रही थी। जोसेफ डिसूजा और उनके बेटे जोश ने, उनके एसोसिएट्स ने मिलकर के चैरिटी के पैसों से महंगी जमीनें खरीदी, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस तैयार किए और लग्जरी विलास बनाए। ED ने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम पर कार्रवाई करते हुए 12 अचल संपत्तियां फ्रीज और जब्त की, जिनकी मार्केट वैल्यू 15 करोड़ से ज्यादा थी।
अब जोसेफ डिसूजा का ये दूसरा पहलू देखते हैं, जहाँ पे पॉलिटिक्स है, मीडिया है और लॉबिंग का खेल। ये नेटवर्क केवल फाइनेंशियल फ्रॉड तक सीमित नहीं था, इसका एक पूरा पॉलिटिकल और मीडिया डायमेंशन भी था। और यहाँ पे आता है कांग्रेस कनेक्शन। 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट हारी थी और यूपीए सत्ता में आई थी, तो इसी जोसेफ डिसूजा ने अमेरिकन चर्च नेटवर्क को लिखे लेटर्स में इसे डिवाइन जस्टिस बताया था, यानी एक महान चमत्कार। जोसेफ उस समय ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल के ग्लोबल प्रेसिडेंट पद पर थे। अब देखिए मीडिया वाला नेक्सस। द वायर को तो आप जानते होंगे, जिसका सिद्धार्थ वरदराजन अमेरिका में बैठा रहता है। द वायर और करण थापर के साथ इनका इंटरव्यू। जब FCRA अमेंडमेंट से इनकी फंडिंग पर शिकंजा कसा, तो द वायर के को फाउंडर सिद्धार्थ वरदराजन ने डिसूजा को अपने प्लेटफॉर्म पर स्पेस दिया। इस इंटरव्यू में इंडिया की सोवेरेन पार्लियामेंट द्वारा पास फाइनेंशियल लॉज को चर्च प्रॉपर्टीज की सीधी लूट बताता है आदमी। करण थापर जैसे पत्रकार ने ये इंटरव्यू किया था। इस इंटरव्यू में उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी, खासकर अमेरिका और यूरोप से अपील की कि वो इंडिया के लॉज में दखल दें और इंडिया पर इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक सैंक्शंस लगाएं। अगर आपको याद होगा तो कुछ साल पहले यही काम कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने भी विदेशी मंचों पर जाकर के किया था कि आप जाकर के लोकतंत्र को हाईजैक करने में उनकी मदद कीजिए। इसके मीडिया पार्टनर्स में और भी नाम हैं, जैसे कांचा इलैया। डिसूजा अक्सर कांचा शेफर्ड के साथ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स और पॉडकास्ट पर साथ दिखते हैं। कांचा वही है जो चाइनीज फंडिंग के घेरे में आए न्यूज़ क्लिक पोर्टल के रेगुलर राइटर रहे हैं। ये वही न्यूज़ क्लिक है जो जांच के लिए दिल्ली पुलिस के रडार में भी रहा। और अक्सर ये दोनों एक ही मौलिक चिंतन पर बात करते हैं कि भारत में दलितों को हिंदी नहीं बोलनी चाहिए, यानी हर किस्म के फॉल्ट लाइन को खाद पानी देने के लिए जोसेफ को पूरी ट्रेनिंग मिली हुई थी और वो ये काम बढ़िया ढंग से कर रहा था। आजकल जब FCRA पर बैन की बहस छिड़ी थी, तो अमेरिकन क्रिश्चियन ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क के जरिए एक इंटरव्यू दिया इस आदमी ने। CBN को जो इसने इंटरव्यू दिया, उसमें इसने हमारे FCA पर चल रही बहस की तुलना की थी हिटलर से, और उसने जो ज्यूज पर अत्याचार किए थे कि जैसा नाजियों ने किया था वैसा ही भारत सरकार ईसाइयों के खिलाफ कर रही है। And it's similar to what was done in Germany. Most of us who know the history of how the Gestapo went after the Jews, they created the Office of Jewish Affairs. What is being done now, and I'm not exaggerating it, the FCRA, which was supposed to be the Foreign Contribution Regulation Act, is being turned into the Foreign Contribution Control Act. But I am saying that this is India's version of the Office of Christian Affairs. इंडिया के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का इंटरनेशनल लेवल पर ये ह्यूमिलेशन जोसेफ सिर्फ अभी से नहीं कर रहा है, ये लंबे टाइम से काम कर रहा था और किसी ने भी कभी जरूरी नहीं समझा कि ऐसे लोगों की पहचान की जाए। लेकिन अब जैसे ही FCRA बैन हुआ, अमेंडमेंट्स हुए, सारे कॉकरोच बाहर निकल गए और उनमें से एक है जोसेफ डिसूजा नाम का कॉकरोच। भारत गुलामों का देश है, ये नैरेटिव भी इसने बाहर जाकर के जम करके बिछाया। कैनेडियन मिशनरी टीवी शो और अपनी वीडियो सीरीज दलित फ्रीडम में इसने जम करके जहर उगला हुआ है और कहा है कि इंडिया की 3000 साल पुरानी सिविलाइजेशन केवल गुलामी, उत्पीड़न और अंधकार का इतिहास है। ऐसे ही लोगों के जरिए वेस्टर्न ऑडियंस को समझाया जाता है कि क्रिश्चियनिटी के आने से पहले इंडिया में कोई ह्यूमन वैल्यूज नहीं थी, लोग यहाँ पर बुरी तरह से जी रहे थे, सभ्यता का कोई नामो निशान नहीं था। जोसेफ डिसूजा ने अमेरिकन कांग्रेस और यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स बॉडीज में इंडिया के खिलाफ लगातार टेस्टिमोनीज दी हैं ताकि फॉरेन पावर्स इंडिया पर इकोनॉमिक प्रेशर डाल सकें। यही वो आदमी भी है जिसने टाइम टाइम पर ये नैरेटिव बनाया कि भारत में ईसाई खतरे में हैं, यहाँ ईसाइयों की चर्च पर हमले होते हैं, जबकि जब भी इन खबरों का फैक्ट चेक किया गया ये झूठी साबित हुई। और ये ऐसा क्यों कर रहा था? भारत पर बाहर से दबाव बनाने के लिए। यहाँ तक कि इसने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भी लेक्चर दिया हुआ है। जब इंडिया के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने वाले स्टेट लॉज को कॉन्स्टिट्यूशनल बताया, तो डिसूजा ने इंडियन जजेस को बाइबिल के वैल्यूज पर लेक्चर देना शुरू किया। इसमें एक साइकोलॉजिकल गेम है, वो लीगल प्रोसीडिंग्स को रिलीजियस वॉर की शेप दे रहे हैं ताकि मनी लॉन्ड्रिंग की ऑर्डिनरी लीगल इन्वेस्टिगेशन को भी चर्च के खिलाफ हमले के रूप में प्रेजेंट किया जा सके और इसका जो फॉरेन फंडिंग का खेल है वो चलता रहे, बाहर भारत की तस्वीर खराब होती रहे। डिसूजा की इसी हाई लेवल लॉबिंग का नतीजा है कि इंडिया में पहली बार कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, इवेंजलिक्स और पेंटाकोस्टल्स को एक साथ लाया गया, एक ही छत के नीचे लाया गया और इन सबको मिला करके बना है नेशनल फेडरेशन ऑफ चर्चेज इन इंडिया यानी NFCI।
इस फेडरेशन का असली मकसद क्या है? एंटी कन्वर्जन लॉज और FCRA रूल्स के खिलाफ एक यूनाइटेड पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप क्रिएट करना, ताकि इनका फाइनेंशियल एम्पायर सेफ रह सके, और इसके लिए ईसाई धर्म की आड़ में एक कॉर्पोरेट डिफेंस स्ट्रेटजी बना दी गई। लेखक राजीव मल्होत्रा ने अपनी किताब ब्रेकिंग इंडिया में बताया है कि DFN क्या काम करता है और इस DFN में जो लोग जुड़े हुए हैं वो भारत को कैसे बदनाम करते हैं और क्यों करते हैं। उन्होंने बेहद विस्तार से बताया। उनकी भी कंक्लूजन यही है कि DFN कोई ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये इंडिया को डिस्टेबलाइज करने वाले एक बड़े वेस्टर्न जियोपॉलिटिकल इंटरवेंशन का हिस्सा है। ये नेटवर्क ह्यूमन राइट्स और दलित अपलिफ्टमेंट की आड़ में प्रोग्राम चलाता है, सेमिनार फंड करवाता है। उनका एक्चुअल पर्पस क्या है? इंडियन यूथ को, खासकर बैकवर्ड कम्युनिटीज को, उनकी नेशनल और कल्चरल आइडेंटिटी से एकदम अलग कर देना, उनमें अपनी ही सिविलाइजेशन के प्रति घृणा और नफरत भर देना, और देश में सिविल वॉर जैसे सोशल फ्रैक्चर्स पैदा करना। ये नैरेटिव वॉरफेयर है और इसका सेंटर पॉइंट है डिसूजा का एम्पायर। उसमें OM इंटरनेशनल भी है, OM इंडिया भी है और DFN भी। और लास्ट में हम समझेंगे इस पूरे पैटर्न को एक बार फिर। इंडिया की गरीबी और कास्ट प्रॉब्लम्स को विदेशों में सेल करो, इमोशनल और ड्रामेटाइज्ड वे में इसको बेचो, उस नैरेटिव से डॉलर्स और पाउंड्स कलेक्ट करो, उन पैसों को फेक इन्वॉइसेस और शेल कंपनीज के जरिए पर्सनल प्रॉपर्टीज में कन्वर्ट करो। जब एजेंसीज एक्शन लें तो खुद को विक्टिम बताओ, इंडिया को फासिस्ट बोलो और फॉरेन इंटरवेंशन की मांग करो। और आपको ध्यान होगा कि पिछले कुछ समय से भारत सरकार ने FCRA के नियमों को काफ़ी सख्त भी किया है, जिससे कई बड़े ईसाई संगठनों और NGO के लाइसेंस पर रोक भी लगी है। अमेरिका के कुछ नेताओं ने इस पर सवाल भी उठाए थे, और अब आप न्यूज़ में देख रहे होंगे कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो 23 मई को भारत पहुंचे और उन्होंने कोलकाता में सबसे पहले मिशनरीज ऑफ चैरिटी मदर हाउस का दौरा किया। और इस डेवलपमेंट से सबसे ज़्यादा एक्साइटेड कौन है? वही द वायर, जिसने जोसेफ डिसूजा को अपने चैनल पर अक्सर मौका दिया है। और अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि इस पूरे माहौल से डेमोक्रेसी के खिलाफ पॉलिटिकल प्रेशर कैसे क्रिएट किया जाता है। तो आपको याद होगा राहुल गांधी का वो बयान जब मोदी सरकार वक्फ एक्ट लेकर के आई थी। राहुल गांधी ने कहा था कि आज अगर इस वक्फ एक्ट के जरिए मुस्लिमों की जमीनों को छीना जा रहा है तो इस क्रोनोलॉजी में अगला नंबर ईसाइयों की चर्च का होगा। ऐसे होता है लोकतंत्र का घिराव, और इसलिए माइनॉरिटी पर हमले जैसी रिपोर्ट बनाई जाती हैं ताकि विदेशों से दबाव बनाया जा सके, और इसके लिए उनके काम आते हैं राहुल गांधी और जोसेफ डिसूजा जैसे लोग। ये साइकिल कई देशों से चल रही थी। जोसेफ डिसूजा ने इंडिया के गरीब बच्चों को, जिनकी मदद करने का क्लेम किया था, लिटरली एक प्रोडक्ट की तरह उनको यूज़ किया। उनकी फ़ोटोज़, उनकी स्टोरीज़, उनकी वल्नरेबिलिटी, उनकी पीड़ाएँ, सब कुछ फॉरेन डोनर्स को इमोशनली मैनिपुलेट करने के लिए उसने किया। सुनामी विक्टिम्स इंतज़ार करते रह गए, बच्चों को कभी फीस नहीं मिली, मदद नहीं मिली, गवर्नमेंट का पैसा भी गया और ऊपर से विदेशी फंडिंग भी। जब ईडी ने 12 प्रॉपर्टीज जब्त की इसकी, तो दूसरी तरफ CBN न्यूज़ पर इंटरव्यू था इंडिया की नाजी जर्मनी से कंपैरिजन वाला। यही है इस नेटवर्क का असली चेहरा। इसमें मीडिया भी है, पॉलिटिक्स भी है, विदेश का पैसा भी है, विदेश की पावर भी है, सत्ता भी है और डेमोक्रेसी भी है। अब आप जज जरूर करिए, क्या ये एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है या एक वेल ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल एम्पायर जो रिलीजन को शील्ड की तरह यूज कर रहा है। तो जोसेफ डिसूजा की इस पूरी कहानी, इसकी क्रोनोलॉजी को जान करके हमें क्या संदेश मिलता है? यही संदेश मिलता है कि भारत में अभी ऐसे ही और भी न जाने कितने NGOs, कितने नेक्सस यहाँ पे खड़े हैं, कितने एम्पायर यहाँ पे चल रहे हैं, जिन पर जांच की आवश्यकता है। हमारे ग्रामीण इलाकों में, ट्राइबल एरियाज़ में, हमारी फॉल्ट लाइन्स में ये लोग उनका दोहन करते हैं अपने निजी फायदे के लिए, अपने एम्पायर खड़े करने के लिए और अपनी सत्ताओं को थोपने के लिए। भारत जैसे विशाल लोकतंत्र को अस्थिर करना इनका मकसद है, और ये सारी चीज़ें इसीलिए तैयार की जाती हैं। इनके यूज़फुल लीडर्स कौन है वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया ही। इस वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए ऑफ इंडिया को। मैं आशीष, धन्यवाद।